साल 2005 बिहार की सत्ता में एक बड़ा उलटफेर हुआ। कई सालों की सियासी उठापटक के बाद नीतीश कुमार बिहार के नए मुख्यमंत्री बने। सत्ता संभालते ही नीतीश कुमार ने सिस्टम के पुराने तौर तरीकों को उखाड़ फेंकने का फैसला किया। फिर चाहे वो भ्रष्टाचार पर नकेल कसना हो या फिर बिहार को जंगल राज बना चुके माफियाओं को जेल की चार दीवारी में कैद करना हो, बिहार की खस्ताहाल सड़कों से लेकर नेताओं के काफिले तक सब कुछ बदला जाने लगा। और इसी बदलाव की चपेट में आई एक भारी भरकम सफेद रंग की सरकारी गाड़ी, जो दशकों से विधायकों से लेकर सांसदों और यहां तक कि प्रधानमंत्री तक की पहचान का अहम हिस्सा थी। खैर, नए मुख्यमंत्री ने फरमान सुनाया कि कैबिनेट को नया लुक देना है, इसलिए अब ये धीमी और पुरानी गाड़ियां नहीं चलेंगी। जिसके बाद बिहार सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर उस पुरानी गाड़ी की जगह तेज तर्रार टाटा इंडिगो और महिंद्रा स्कॉर्पियो जैसी 58 मॉडर्न गाड़ियां ऑर्डर की गई। लगा कि अब बिहार के मंत्रियों का काफिला किसी कॉरपोरेट कंपनी के सीईओ जैसा हाईटेक और चुस्त दिखेगा। लेकिन यह नयापन ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सका। इन नई और चमचमाती गाड़ियों में घूमने वाले मंत्रियों को एक अजीब सी बेचैनी सताने लगी, क्योंकि अब लोग उनका काफिला देखकर किनारे नहीं हटते थे। इन नई गाड़ियों के चलते जनता को लगता ही नहीं था कि कोई बड़ा नेता या मंत्री उनके बीच आया है। मंत्रियों को भी लगने लगा कि वो कोई मंत्री नहीं बल्कि किसी प्राइवेट कंपनी के मैनेजर बन गए हैं। इस नई कार के चलते वो पहले वाला खौफ, वो जलवा, वो भौकाल सब गायब हो गया था। फिर क्या था, महज 2 साल बाद ही इन माननीयों ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से शिकायत की कि नई गाड़ियों में उन्हें वो इज्जत नहीं मिल रही जो उन्हें मिलनी चाहिए। जब सब मंत्रियों ने एक सुर में शिकायत की तो मुख्यमंत्री को उनकी बात सुननी पड़ी। नतीजा ये हुआ कि नीतीश कुमार को अपने मंत्रियों की शान और वोट बैंक को बनाए रखने के लिए अपने ही फैसले को बदलना पड़ा और बिहार सरकार को वही पुरानी भारी भरकम सफेद रंग की 18 गाड़ियां फिर से खरीदनी पड़ी। एक ऐसी गाड़ी जो सिर्फ लोहे का ढांचा भर नहीं थी, वो हिंदुस्तान की सड़कों पर सत्ता, पावर और रुतबे का चलता फिरता सिंबल थी। जब वो सड़क से गुजरती थी तो लोग समझ जाते थे कि सरकार आ रही है। एक ऐसी गाड़ी जिसने 50 साल तक भारत की सड़कों पर राज किया। एक ऐसा दौर था जब किसी के दरवाजे पर यह सफेद गाड़ी खड़ी हो जाती थी तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाता था कि इस घर में किसी बड़े वीआईपी का आना हुआ है। ये गाड़ी एक स्टेटस सिंबल थी जो बिना कुछ बोले सामने वाले का रसूख बयां कर देती थी। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबरगांव। आज किस्सा के इस एपिसोड में कहानी हिंदुस्तान की सड़कों की बेताज बादशाह रही एम्बेसडर कार की। बताएंगे कि कैसे आजादी के बाद एक नए भारत के निर्माण के साथ इस कार का जन्म हुआ, कैसे ब्रिटेन की मॉरिस ऑक्सफोर्ड भारत आकर एम्बेसडर बन गई और देखते ही देखते नेताओं और नौकरशाहों की पहली और इकलौती पसंद बन गई। बात होगी उस दौर की जब एम्बेसडर में लाल बत्ती का मतलब ही पावर हुआ करता था। चाहे कोई बिजनेसमैन हो या कोई अमीर आदमी, इस गाड़ी के लिए उन्हें 5-5 साल का इंतजार करना पड़ता था। बात होगी उस वाकये की भी जब देश के प्रधानमंत्री वाजपेयी एम्बेसडर में फंस गए थे और उन्हें बाहर निकालने के लिए सुरक्षा कर्मियों की मदद लेनी पड़ी थी। और यही वो वक्त था जब इस गाड़ी का सरकार से बाहर जाने का सफर शुरू हो गया। साथ ही जानेंगे उन गलतियों और जिद के बारे में जिसने हिंदुस्तान मोटर्स के इस सबसे सक्सेसफुल प्रोडक्ट को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। आखिर मारुति 800 के आने से ऐसा क्या भूचाल आया कि एम्बेसडर का रुतबा ही हवा हो गया। और अंत में बात करेंगे उस नए दौर की जब एम्बेसडर का प्रोडक्शन हमेशा के लिए रुक गया और उसकी जगह भारत की सड़कों पर राज करने उतरी टोयोटा फॉर्च्यूनर, जो आज के नेताओं का नया स्टेटस सिंबल बन चुकी है। और फॉर्च्यूनर में आखिर वो कौन सी बात है जो स्वदेशी कंपनियों टाटा और महिंद्रा को छोड़ ये गाड़ी नेताओं की पहली पसंद बन गई है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1890 के दशक से। पश्चिमी देशों में कारों का ट्रेंड शुरू हो चुका था, लेकिन भारत में ट्रांसपोर्ट के नाम पर सिर्फ ट्रेन, बैलगाड़ी और साइकिल ही हुआ करते थे।
सड़क पर बिना किसी जानवर के चलने वाली कोई मशीन आम आदमी के लिए किसी जादू जैसी थी। फिर साल 1897 में कलकत्ता में एक अंग्रेज ने एक कार इंपोर्ट की और ठीक अगले साल 1898 में देश के सबसे बड़े उद्योगपति जमशेदजी टाटा कार खरीदने वाले पहले भारतीय बने। इसके बाद तो राजा महाराजाओं और रईसों के बीच कार खरीदने की होड़ सी मच गई, लेकिन आम हिंदुस्तानी के लिए कार खरीदना एक नामुमकिन सपना ही था। वक्त बीता, 1926 में फोर्ड और 1928 में जनरल मोटर्स जैसी विदेशी कंपनियों ने भारत में एंट्री मारी, लेकिन ये गाड़ियां इतनी महंगी थीं कि आम आदमी की पहुंच से पूरी तरह बाहर थी। इस बड़े गैप को एक विजनरी इंसान बहुत गहराई से ऑब्जर्व कर रहा था। उसका नाम था बृजमोहन बिरला। बिरला परिवार की तीसरी पीढ़ी के बिजनेसमैन बीएम बिरला का सपना था कि भारत की अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, ताकि एक आम हिंदुस्तानी भी कार में सफर कर सके। बिरला के नेहरू, पटेल और गांधी के साथ बहुत करीबी रिश्ते थे। इसी बीच उनकी मुलाकात ब्रिटिश कंपनी मॉरिस मोटर्स के फाउंडर लॉर्ड नफील्ड से हुई। दोनों के बीच प्रपोजल पास हुआ और आजादी से ठीक 5 साल पहले यानी 1942 में भारत की पहली कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की नींव रखी गई। नाम था हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड। 1948 में बीएम बिरला ने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पश्चिम बंगाल के हुगली उत्तरपाड़ा में शिफ्ट कर दिया। यह एशिया का दूसरा सबसे पुराना ऑटोमोबाइल प्लांट बना। शुरुआत में हिंदुस्तान मोटर्स ने हिंदुस्तान 10, हिंदुस्तान 14 और बेबी हिंदुस्तान जैसी कारें बनाई, लेकिन वो आम जनता के लिए मुफीद नहीं थी। क्या आपने सोचा तब इन गाड़ियों की कीमत क्या थी? 7 से 10 हजार रुपए के बीच। और सोचिए, ये वो वक्त था जब देश में भूखमरी के हालात थे, तो आम जनता इन गाड़ियों के बारे में सपने में भी नहीं सोचती थी। बिरला अब एक ऐसी कार चाहते थे जो भारत की ऊबड़ खाबड़ सड़कों, धूल मिट्टी और बड़ी फैमिलीज के हिसाब से एकदम परफेक्ट हो और सस्ती भी हो। उनकी यह तलाश ब्रिटेन की एक कार मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 3 पर जाकर रुकी। बिरला ने इसके डिजाइन राइट्स खरीद लिए और फिर आया साल 1957। उत्तरपाड़ा के उस विशाल प्लांट से एक ऐसी कार बनकर निकली जिसने अगले 5 दशकों तक देश की सड़कों पर राज किया, हिंदुस्तान एम्बेसडर। यह कोई साधारण कार नहीं थी, यह मेक इन इंडिया का सबसे पहला और प्राउड सिंबल थी। वो भी तब जब किसी ने इस शब्द के बारे में सोचा तक नहीं था, जिसकी तब कीमत थी 11,161 रुपए एक्स प्लांट। एक्स शोरूम नहीं, क्योंकि तब शोरूम नहीं हुआ करते थे। खैर, एम्बेसडर के लॉन्च होते ही इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में जैसे एक रेवोल्यूशन आ गया। इसकी कामयाबी के पीछे इसका मजबूत डिजाइन था, मोटी स्टील थी, क्रोम ग्रिल और हैवी बोनट वाली ये कार देश के गड्ढों वाली सड़क पर भी मक्खन की तरह चलती थी। अगर किसी गाड़ी से टक्कर हो जाए तो ज्यादा नुकसान सामने वाली गाड़ी का ही होता था। अंदर इतना स्पेस था कि 5 सीटर होने के बावजूद इसमें 6 से 7 लोग आराम से बैठ सकते थे। ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट मुराद अली बेग ने एक मजेदार किस्सा शेयर किया है। एक बार ट्रैफिक पुलिस ने एक एम्बेसडर टैक्सी ड्राइवर को पकड़कर सीधा डीएम के सामने पेश कर दिया। पुलिस वाले की शिकायत थी कि इस ड्राइवर ने अपनी 5 सीटर एम्बेसडर में 25 लोगों को ठूंस कर बैठा रखा था। डीएम को यकीन नहीं हुआ कि यह कैसे मुमकिन है। कलेक्टर ने वहीं पर डेमो दिखाने को कहा और उस ड्राइवर ने फिर से उन 25 लोगों को उसी एम्बेसडर में फिट करके दिखा दिया। इस किस्से को सुनकर भले ही हंसी आती है, लेकिन इससे यह पता चलता है कि एम्बेसडर स्पेस के मामले में कितनी तगड़ी कार थी। पत्रकार अमृत ढिल्लों अपनी एक रिपोर्ट में एम्बेसडर के बारे में लिखती हैं कि इसे चलाना काफी सस्ता था और इसकी रिपेयरिंग तो और भी ज्यादा सस्ती थी। यह हर मौसम में हर तरह के रास्तों पर चलने वाली कार थी। इसकी पिकअप थोड़ी स्लो थी, लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि आप चाहे कहीं भी हो, सड़क किनारे का कोई भी मैकेनिक बस एक पेचकस और पाने की मदद से इसका इंजन ठीक कर सकता था। इंजन की बात करें तो इसके फर्स्ट मॉडल यानी मार्क 1 में 40 बीएचपी पावर और 1476 सीसी का इंजन आता था, जो बाद में 1489 सीसी और 1995 सीसी तक अपग्रेड किया गया। लेकिन एम्बेसडर की इस बेतहाशा सक्सेस के पीछे सिर्फ डिजाइन और इंजन का कमाल नहीं था, गवर्नमेंट की पॉलिसीज का भी इसमें बहुत बड़ा रोल था।
दरअसल आजादी के बाद भारत सरकार ने विदेशी कारों के इंपोर्ट पर इतने भारी टैक्स लगा दिए कि वो आम आदमी की पहुंच से लगभग बाहर हो गई। सरकार ने फोर्ड और जनरल मोटर्स को भी अपने ऑपरेशंस रोकने को कह दिया। नतीजा यह हुआ कि हिंदुस्तान मोटर्स के सामने से विदेशी कंपटीशन पूरी तरह खत्म हो गया। उस दौर में कोई भी बिजनेस करने के लिए हजारों लाइसेंस लेने पड़ते थे। यही वजह थी कि उस दौर को लाइसेंस राज का जमाना कहा जाता था। लेकिन बीएम बिरला और नेहरू के अच्छे रिश्तों के चलते हिंदुस्तान मोटर्स को इन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। मार्केट में उस वक्त एम्बेसडर के अलावा सिर्फ प्रीमियर पद्मिनी यानी फिएट और स्टैंडर्ड हेराल्ड जैसी इक्का दुक्का कारें ही बची थी। फिएट थोड़ी छोटी और स्टाइलिश थी, जिसे बंबई के फिल्म स्टार्स पसंद करते थे, लेकिन एम्बेसडर के स्पेस और रुतबे के आगे फिएट का कोई मुकाबला नहीं था। इस मोनोपोली का कंपनी ने जमकर फायदा उठाया। 1970 के दशक में तो डिमांड इतनी ज्यादा थी कि अगर आप एम्बेसडर बुक करते तो आपको डिलीवरी के लिए बरसों का इंतजार करना पड़ता था। 1980 का दशक आते आते इंडिया के ऑटोमोबाइल मार्केट का 71% शेयर सिर्फ एम्बेसडर के पास था। पर यहां से कहानी एक नया मोड़ लेने वाली थी। 71% मार्केट शेयर तो सिर्फ आम जनता का प्यार था, एम्बेसडर का असली जलवा तो अभी बाकी था। आखिर आम आदमी की सवारी ने सत्ता के गलियारों में कैसे एंट्री मारी? सफेद एम्बेसडर पर लगी एक लाल बत्ती कैसे पूरे हिंदुस्तान में पावर, ब्यूरोक्रेसी और रुतबे का सबसे बड़ा सिंबल बन गई? देश के प्रधानमंत्रियों की जान बचाने के लिए कैसे ये कार एक बुलेट प्रूफ किले में तब्दील हुई? और फिर कैसे एक छोटी सी मारुति 800 ने इस विशाल साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी? इसकी कहानी और भी दिलचस्प है। आम लोगों की चहेती होने के साथ साथ एम्बेसडर पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की भी पहली पसंद थी। ऑटोमोबाइल हिस्टोरियन गौतम सेन अपनी किताब द ऑटोमोबाइल में इसके बारे में लिखते हैं कि एम्बेसडर सिर्फ एक मशीन नहीं थी, वो भारत के बाबू कल्चर और ब्यूरोक्रेसी का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई थी। सफेद रंग की एम्बेसडर जिस पर लाल बत्ती लगी हो और खिड़कियों पर सफेद पर्दे हों, जब वो सड़क से गुजरती थी तो ट्रैफिक अपने आप रुक जाया करता था। जज हो या कमिश्नर हो या फिर मंत्री, हर किसी का स्टेटस इसी कार से तय होता था। एम्बेसडर के बारे में देश के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री का भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तान मोटर्स ने अक्टूबर 1963 में नेहरू को एम्बेसडर कार ब्लैक मार्क II गिफ्ट की थी। पंडित नेहरू अपनी रोजमर्रा की ट्रैवलिंग के लिए हमेशा एम्बेसडर का ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन जब भी कोई विदेशी मेहमान या कोई फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आता था तो नेहरू जी उसे रिसीव करने एयरपोर्ट अपनी कैडिलैक कार में ही जाते थे। एक दिन लाल बहादुर शास्त्री ने नेहरू से पूछ ही लिया कि वो फॉरेन मिनिस्टर के लिए कैडिलैक का इस्तेमाल क्यों करते हैं। इस पर नेहरू ने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया कि वो बाहर के लोगों को ये दिखा देना चाहते हैं कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर भी कैडिलैक जैसी महंगी गाड़ी में घूम सकता है। लेकिन इस कहानी में मोड़ तब आता है जब 1964 में लाल बहादुर शास्त्री खुद देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया, चाहे विदेशी मेहमान आए या कोई और। शास्त्री जी ने अपनी वही पुरानी सफेद एम्बेसडर कार नहीं छोड़ी। और जब उनसे पूछा गया कि आप नेहरू की तरह कैडिलैक का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, तो शास्त्री जी का जवाब था कि पंडित नेहरू एक महान इंसान थे, उन्हें कॉपी करना मेरे लिए मुश्किल है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि फॉरेन मिनिस्टर्स मेरे बारे में क्या सोचते हैं। उन्हें यह दिखना चाहिए कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर एक ऐसी कार में ट्रेवल करता है जो पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। शास्त्री से जुड़ा एक और बहुत इमोशनल किस्सा है जो उनके बेटे अनिल शास्त्री अक्सर सुनाते हैं। बात तब की है जब शास्त्री जी नेहरू सरकार में गृह मंत्री हुआ करते थे। उनके पास सरकारी एम्बेसडर थी, लेकिन अनिल और उनके छोटे भाई स्कूल जाने के लिए तांगे का इस्तेमाल करते थे, जबकि उनके दोस्तों के पिता जो शास्त्री के अंडर ही काम करते थे, वो लोग सरकारी एम्बेसडर में बच्चों को स्कूल छोड़ते थे। एक दिन अनिल ने शास्त्री जी से पूछा कि हम गृह मंत्री के बेटे होकर भी तांगे से क्यों जाते हैं। इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम सरकारी गाड़ी से जा सकते हो, लेकिन याद रखना ये गाड़ी सिर्फ तब तक है जब तक मैं मंत्री हूं। जिस दिन पद नहीं रहेगा तुम्हें फिर तांगे से ही जाना पड़ेगा। कुल मिलाकर बात इतनी है कि एम्बेसडर सिर्फ एक कार नहीं, ये सादगी, पब्लिक इमोशन और पावर का सिंबल थी। पीवी नरसिम्हा राव से लेकर एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और अटल बिहारी वाजपेयी तक इंडिया के तमाम प्राइम मिनिस्टर्स ने एम्बेसडर का ही इस्तेमाल किया। आज भी अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा यूज की गई एम्बेसडर
तीन मूर्ति भवन की शान बढ़ा रही है। लेकिन यह कार सिर्फ सादगी का ही प्रतीक नहीं थी, ये देश की सबसे बड़ी सिक्योरिटी फोर्ट्रेस यानी सुरक्षा का किला भी थी। लेकिन यह कहानी जानने से पहले यह जान लीजिए कि इंदिरा गांधी कौन सी एम्बेसडर चलाती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंदिरा गांधी के पास एम्बेसडर का मार्क 3 मॉडल हुआ करता था, जो उन्होंने साल 1977 में खरीदा था। इस गाड़ी का नंबर था DHE 4477। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भारतीय VVIP सुरक्षा की पूरी नीति बदल दी गई। मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को सुरक्षित रखने के लिए सरकारी स्तर पर एम्बेसडर कारों को बुलेट प्रूफ करने का सिलसिला इसी दौर में आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। इन खास गाड़ियों में मोटे बैलिस्टिक ग्लास की लेयर्स लगाई गई। इसके अंदर हाई हार्डन बैलिस्टिक स्टील और बैलिस्टिक नायलॉन की लेयरिंग भी की गई थी, जो इसे किसी मिलिट्री टैंक जैसा मजबूत बना देती थी। इसमें रन फ्लैट टायर्स लगाए गए, जो हमले में पंचर होने के बाद भी 80 किलोमीटर की स्पीड से लगातार भाग सकते थे। यही नहीं, इस गाड़ी में सेल्फ सीलिंग फ्यूल टैंक और बाहर की दुनिया से बात करने के लिए इंटरकॉम सिस्टम भी लगाया गया, ताकि हमले के वक्त दरवाजा या खिड़की खोलने की नौबत ही ना आए। यह गाड़ी AK-47 की गोलियों से लेकर कुछ हद तक ग्रेनेड अटैक का भी सीधा वार झेल सकती थी। हालांकि इतने भारी कवच और लोहे की वजह से एम्बेसडर काफी सुस्त और स्लो हो जाती थी। इसका पिकअप गिर जाता था, लेकिन कैबिनेट मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की जान बचाने के लिए इसे मजबूत बनाना भी जरूरी था। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि लाल बहादुर शास्त्री से लेकर वाजपेयी तक देश के प्रधानमंत्री एम्बेसडर में ही चला करते थे। लेकिन देश के सबसे सुरक्षित VVIP यानी प्रधानमंत्री के काफिले से एम्बेसडर के हटने का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। इस ट्रेंड की शुरुआत हुई पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय से। एक बार वाजपेयी किसी मीटिंग के लिए एम्बेसडर से पहुंचे। जब वो बाहर निकलने लगे तो कार के दोनों पिछले दरवाजे पूरी तरह जाम हो गए। सुरक्षा कर्मियों द्वारा काफी मशक्कत के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो प्रधानमंत्री वाजपेयी को आगे की दोनों बकेट सीट्स के बीच के संकरे गैप यानी गियर लीवर के ऊपर से रेंगते हुए आगे के दरवाजे से बाहर निकलना पड़ा। इस घटना के बाद VVIP सुरक्षा में भारी फेरबदल किया गया। 2002 में SPG ने एम्बेसडर के धीमे पिकअप और दरवाजे जाम होने जैसी खामियों को देखते हुए हिंदुस्तान मोटर्स से प्रधानमंत्री की सवारी का कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया। इसके बाद पहली बार सरकार ने विदेशी कंपनियों का रुख किया और BMW 7 सीरीज को प्रधानमंत्री की आधिकारिक सवारी बना दिया गया। अब आप कहेंगे कि पहली बार कैसे, क्योंकि अपने वक्त में तो नेहरू रोल्स रॉयस और कैडिलैक जैसी कई लग्जरी गाड़ियों से चला करते थे। तो यहां आपका यह जानना जरूरी है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर जो कड़े नियम बने वो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद बनाए गए थे। जैसे SPG का गठन, जिसके जिम्मे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार की सुरक्षा होती है। और इसी के चलते बाद में SPG द्वारा तय किया जाने लगा कि प्रधानमंत्री किस गाड़ी से चलेंगे। यहीं से वो सफर शुरू हुआ जिसने PM के काफिले को एकदम नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने पूरे कार्यकाल में BMW 7 सीरीज का इस्तेमाल किया। मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए तो उन्होंने भी शुरुआत BMW से ही की, फिर उसे अपग्रेड करके रेंज रोवर सेंटिनल में आए और आज उनकी आधिकारिक सवारी है मर्सिडीज मेबैक S650 गार्ड। यह मेबैक किसी चलते फिरते अभेद्य किले जैसी है। इसमें VR10 लेवल की सुरक्षा है, जो किसी सिविलियन कार को मिलने वाली सबसे ऊंची सेफ्टी रेटिंग है। इस कार को इस तरह से तैयार किया गया है कि यह 2 मीटर की दूरी से 15 किलो TNT का धमाका सह सकती है। AK-47 तो छोड़िए, यह स्नाइपर राइफल की गोलियां भी झेल सकती है। इसका फ्यूल टैंक सेल्फ सीलिंग है और अगर कोई गैस या केमिकल अटैक हो जाए तो कार के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई देने वाला अपना खुद का फ्रेश एयर सिस्टम भी लगा है। कहां 1964 में शास्त्री जी की वो मेड इन इंडिया एम्बेसडर और कहां आज की ये मर्सिडीज मेबैक। सत्ता की सुरक्षा और रुतबे के मायने अब मीलों आगे निकल चुके हैं, लेकिन अगर बात आम जनता की करें तो एम्बेसडर का रुतबा तोड़ने का असली काम किसी विदेशी कार ने नहीं बल्कि मारुति 800 ने किया। और इस मारुति के जन्म की कहानी भी सीधे सत्ता के शीर्ष गलियारों से ही जुड़ी थी। दरअसल मारुति कोई अचानक से आई विदेशी कंपनी नहीं थी, बल्कि यह इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। 70 के दशक में संजय गांधी एक सस्ती और स्वदेशी पीपल्स कार बनाना चाहते थे, लेकिन 1980 में एक विमान हादसे में उनके निधन के बाद उनका यह प्रोजेक्ट खटाई में पड़ गया।
अपने बेटे के इस आखिरी सपने को पूरा करने के लिए ही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस कंपनी का नेशनलाइजेशन कर दिया और जापान की कंपनी सुजुकी के साथ हाथ मिलाया। फिर आया 14 दिसंबर 1983 का वो दिन जिसने इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट की पूरी कहानी पलट कर रख दी। मारुति ने अपनी पहली कार मारुति 800 लॉन्च कर दी। ये कार एम्बेसडर की एकदम उलट थी। जहां एम्बेसडर एक भारी भरकम, स्लो और पुरानी डिजाइन वाली गाड़ी थी, वहीं मारुति 800 बेहद हल्की, फुर्तीली और स्टाइलिश थी। साथ में ये कार आम जनता के बजट में भी थी। यही कारण है कि इस कार की पहली यूनिट किसी मंत्री या ब्यूरोक्रेट को नहीं मिली थी। पहली मारुति के मालिक थे हरपाल सिंह, जो इंडियन एयरलाइंस के एम्प्लॉय थे, और उनको इस कार की चाबी खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सौंपी थी। लॉन्च के वक्त मारुति की कीमत रखी गई सिर्फ 52,500 रुपए, जबकि उस वक्त एक एम्बेसडर की कीमत 70,000 रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी थी। जब पहली बार लोगों ने मारुति 800 को सड़कों पर मक्खन की तरह दौड़ते देखा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। इस नई कार के स्टीयरिंग को घुमाने के लिए एम्बेसडर की तरह किसी पहलवान जैसी ताकत नहीं लगानी पड़ती थी। इसका गियर बॉक्स बिल्कुल स्मूथ था और सबसे बड़ी बात, पेट्रोल पीने के मामले में ये एम्बेसडर के सामने बहुत ज्यादा किफायती थी। लॉन्च होते ही मारुति को लेकर लोगों में ऐसा गजब का क्रेज बना कि महज 2 महीने के भीतर 1,35,000 लोगों ने 10-10 हजार रुपए देकर इसे प्री बुक कर लिया। 80 के दशक में जहां पूरे साल में मुश्किल से 30 से 40 हजार कारें बिकती थी, वहां 1987 तक आते आते मारुति 800 ने मार्केट के सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए। मिडिल क्लास फैमिलीज ने अपनी एम्बेसडर की बुकिंग कैंसिल करानी शुरू कर दी और वो मारुति की लाइन में जा खड़े हुए। जनता का टेस्ट अब बदल रहा था। अब उन्हें सिर्फ एक बड़ा लोहे का डिब्बा नहीं चाहिए था। एम्बेसडर अब आम आदमी के लिए सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन भी नहीं बची थी। दरअसल मारुति 800 का आना एम्बेसडर के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। मारुति 800 ने फैमिली कार की जगह पूरी तरह हथिया ली और एम्बेसडर अब सिर्फ नेताओं की गाड़ी या काली पीली टैक्सी बनकर रह गई। फिर एक वक्त वो भी आया जब एम्बेसडर कार की बिक्री 5,000 यूनिट से नीचे चली गई। यह साल था 2014 का। उस वक्त एम्बेसडर की महंगी से महंगी कार थी एम्बेसडर ग्रैंड 05, जिसका रेट था 6,20,392 रुपए। हालांकि साल 2013 में बीबीसी के टॉप गियर नाम के टेलीविजन शो ने दुनिया भर की टैक्सियों का एक टेस्ट किया था और एम्बेसडर को बेस्ट टैक्सी इन द वर्ल्ड का खिताब दिया गया था। लेकिन यह खिताब तो महज पल भर का सुकून था। अगले ही साल मई 2014 में हिंदुस्तान मोटर्स ने भारी घाटे, कम बिक्री और तकनीकी रूप से पिछड़ जाने के कारण एम्बेसडर का प्रोडक्शन हमेशा के लिए बंद कर दिया और इसके साथ ही यह कंपनी भी बंद हो गई। पर यहां सोचने वाली बात यह है कि जो कार कंपनी कभी सत्ता और रुतबे का सबसे बड़ा प्रतीक थी, वो आखिर कौड़ियों के भाव कैसे बिक गई। विदेशी कंपनियों की आंधी में हिंदुस्तान मोटर्स ने कैसे खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। और सबसे बड़ा सवाल, एम्बेसडर के हमेशा के लिए विदा होने के बाद भारत की सियासत में टोयोटा फॉर्च्यूनर नेताओं का नया स्टेटस सिंबल बनकर कैसे उभरी। चलिए जानते हैं। जिस दौर में हिंदुस्तान मोटर्स शुरू हुई, लगभग उसी दौर में टाटा और महिंद्रा भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में एंट्री कर चुके थे। लेकिन शुरू में ये एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स नहीं थे। महिंद्रा उस वक्त अमेरिकी कंपनी विलीज के साथ पार्टनरशिप में आइकॉनिक जीप और महिंद्रा MM540 बना रही थी, जिसका फोकस आम आदमी पर नहीं बल्कि सेना, पुलिस और सरकारी विभागों पर था। वहीं टाटा देश की रीढ़ मानी जाने वाली कमर्शियल गाड़ियां यानी ट्रक और बसें बना रहा था। लाइसेंस राज के चलते किसी और कंपटीशन का पनप पाना मुश्किल था और इसी का सबसे ज्यादा फायदा हुआ एम्बेसडर को। लगभग 3 दशकों तक मार्केट में एम्बेसडर की मोनोपोली रही। इस बीच इसके नए मॉडल्स लॉन्च हुए। 1958 से 1962 तक मार्क 1 और फिर 1975 तक मार्क 2 और उसके बाद मार्क 3 और 1979 में मार्क 4 आया। अब एक बात यह भी समझ लीजिए कि मारुति और एम्बेसडर की गाड़ियों में सबसे बड़ा फर्क क्या था। दरअसल अपने लॉन्च के अगले ही साल यानी 1984 से मारुति ने अपने एक मॉडल मारुति 800 AC TG में फैक्ट्री फिटेड AC का ऑप्शन देना शुरू कर दिया। हालांकि एम्बेसडर ने साल 1977 में मार्क 3 मॉडल में AC देना शुरू किया था। उस वक्त मार्क 3 मॉडल में एक वर्जन 1760 सीसी का आता था, जिसमें AC का ऑप्शन दिया जाता था।
लेकिन तब एसी वाली गाड़ियां इतनी नहीं बिकी। हालांकि मार्क 4 में भी एसी का विकल्प रखा गया, लेकिन जल्द ही 1979 में इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। एम्बेसडर के डाउनफॉल की एक वजह यह भी रही कि दशकों में इस कार के मॉडल्स में कोई खास बदलाव नहीं किया गया। बदलाव के नाम पर सिर्फ फ्रंट ग्रिल, टेल लैंप या हेडलाइट्स को थोड़ा बहुत बदला जाता था। कार का मूल ढांचा वही 1957 वाला ही रहता था। बिना कुछ बदले ही जब कार धड़ल्ले से बिक रही थी, तो कंपनी ने डिजाइन और रिसर्च पर फालतू पैसा खर्च करना जरूरी ही नहीं समझा, और यही सोच सबसे बड़ी गलती साबित हुई। और यहीं पर मार्केटिंग का यह नियम भी समझ आता है कि जब तक आप अपने प्रोडक्ट में वक्त के साथ बदलाव नहीं करेंगे, तो धंधे का डूबना तय है। एम्बेसडर की बिल्ड क्वालिटी तो बढ़िया थी, लेकिन फिर भी इसके ढांचे का मजाक उड़ाया जाता था। मशहूर राइटर खुशवंत सिंह ने एक बार कहा था कि इस कार के हर हिस्से से आवाज आती है, सिर्फ हॉर्न के बजाय। खैर, मारुति 800 की सुनामी के बाद हिंदुस्तान मोटर्स को समझ आ गया था कि अगर अब कुछ नहीं किया तो खेल खत्म हो जाएगा। इसी घबराहट में उन्होंने मारुति को टक्कर देने के लिए जापान की इसुजू कंपनी के साथ एक ज्वाइंट वेंचर साइन किया और 1984 में एक नई लग्जरी कार उतारी, हिंदुस्तान कॉन्टेसा। यह कार दिखने में काफी मॉडर्न थी और इसमें 1800 सीसी का पावरफुल इंजन लगा था, लेकिन दिक्कत थी इसकी कीमत। 1,10,000 रुपए की शुरुआती कीमत इतनी ज्यादा थी कि उतने में 2 मारुति कारें आ सकती थी। हालांकि कॉन्टेसा ने प्रीमियम सेगमेंट और पॉपुलैरिटी जरूर हासिल की। इसे देखकर 1990 में कंपनी ने इसुजू इंजन के साथ एम्बेसडर नोवा उतारी, जिसकी स्पीड बढ़ी और एसी भी काम करने लगा, लेकिन बाहर से वो अभी भी 1957 वाली एम्बेसडर ही लग रही थी। एम्बेसडर संभल ही रही थी कि मार्केट में एक और बड़ा भूचाल आ गया। साल 1991 पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने देश में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन लागू कर दी। इंडियन मार्केट में विदेशी कार कंपनियों की बाढ़ आ गई। हुंडई, फोर्ड, होंडा और टोयोटा जैसे ग्लोबल ब्रांड्स भारतीय बाजार में आ धमके। अब एम्बेसडर की लड़ाई सिर्फ मारुति से नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन कार मेकर से थी। कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव अब विदेशी गाड़ियों में चलने को अपना नया स्टेटस सिंबल मानने लगे थे। अपनी डूबती नैया बचाने के लिए 1995 में हिंदुस्तान मोटर्स ने जनरल मोटर्स के साथ 50-50 पार्टनरशिप में ओपेल एस्ट्रा लॉन्च की। लेकिन यह कार पूरी तरह फ्लॉप रही। 5 सीटर होने के बावजूद इसके अंदर 5 लोगों के बैठने की जगह ही नहीं थी। आखिरकार 1999 में जनरल मोटर्स ने गुजरात प्लांट खरीदकर यह ज्वाइंट वेंचर खत्म कर दिया। ऑटोमोबाइल हिस्टोरियन गौतम सेन अपनी किताब में लिखते हैं कि हिंदुस्तान मोटर्स ने अपने कस्टमर्स को फॉर ग्रांटेड ले लिया था। उन्होंने इनोवेशन में पैसे लगाने के बजाय सिर्फ मुनाफे पर फोकस किया। इसका पर्दाफाश 17 फरवरी 1996 को द इंडिपेंडेंट अखबार की एक रिपोर्ट में हुआ। रिपोर्ट में बताया गया कि हिंदुस्तान मोटर्स के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 250 से ज्यादा लोग काम करते हैं, लेकिन पिछले 25 सालों में इन्होंने किया क्या है। 90 के दशक के मध्य तक भी कंपनी एम्बेसडर में वही पुराना इंजन दे रही थी जिसे 1953 में डेवलप किया गया था। ना कोई एडवांस टेक्नोलॉजी और ना ही कोई सेफ्टी फीचर। जो एम्बेसडर 1958 में महज 14,000 रुपए में मिलती थी, वो 2013-14 आते आते 6 लाख रुपए की हो चुकी थी। इस भारी कीमत में कस्टमर को वही 50 साल पुराना भारी भरकम डिजाइन मिल रहा था। 2000 का दशक आते आते जो कार कभी प्राइम मिनिस्टर की सवारी हुआ करती थी, वो अब आम सड़कों पर भाड़े की टैक्सी बन चुकी थी। कंपनी ने 2004 में एम्बेसडर ग्रैंड और 2013 में एम्बेसडर एनकोर मार्केट में उतारी। कंपनी ने खूब ढिंडोरा पीटा कि उन्होंने कार में 114 नए बदलाव किए हैं, लेकिन कड़वा सच ये था कि ये बदलाव इतने मामूली थे कि सड़कों पर किसी को दिखाई ही नहीं दिए। 1980 में जहां हर साल 30 से 40 हजार एम्बेसडर बिकती थी, वहीं 2013 में यह आंकड़ा गिरकर सिर्फ 5,000 कारों पर आ गया। कंपनी पर भारी कर्ज चढ़ चुका था और फिर आखिरकार वो मनहूस दिन आ ही गया, मई 2014। कंपनी मैनेजमेंट ने कम प्रोडक्टिविटी और भारी कर्ज का हवाला देकर उत्तरपाड़ा प्लांट में एम्बेसडर का प्रोडक्शन हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया। करीब 2500 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वो कार जिसने आजादी के जश्न को देखा था, जिसने रुतबे की परिभाषा तय की थी, वो हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। लेकिन इस ऑटोमोबाइल जायंट का सबसे दर्दनाक अंत अभी बाकी था। फरवरी 2017 में सीके बिरला ग्रुप ने एम्बेसडर ब्रांड को फ्रांस की ऑटोमोबाइल कंपनी प्यूजो के हाथों बेच दिया। जिस ब्रांड ने 50 सालों तक भारत की सड़कों पर राज किया, उसकी आखिरी कीमत महज 80 करोड़ रुपए लगाई गई। आज मुंबई के किसी पॉश इलाके में एक बंगले की कीमत इससे कहीं ज्यादा होती है।
एक एम्बेसडर के विदा होने के बाद हिंदुस्तान की सियासत में जो वैक्यूम बना उसे किसने भरा? जो पावर और दबदबा सफेद एम्बेसडर का था, उसकी जगह ले ली जापानी कंपनी टोयोटा की फॉर्च्यूनर ने। शुरुआत में सरकारी विभागों ने टोयोटा की इनोवा को अपनाया, लेकिन नेताओं और बाहुबलियों को ऐसी गाड़ी चाहिए थी जो सड़क पर खौफ और भौकाल पैदा कर सके। 2009 में लॉन्च हुई फॉर्च्यूनर अपनी ऊंची बनावट और भारी भरकम मस्कुलर लुक के साथ एकदम परफेक्ट फिट बैठी। एम्बेसडर जहां एक तरफ सादगी और शांत सत्ता का प्रतीक थी, वहीं सफेद रंग की फॉर्च्यूनर आज की मस्कुलर और हाइपर एग्रेसिव पॉलिटिक्स का चेहरा बन चुकी है। जब हूटर बजाती और काले शीशे वाली 5-7 फॉर्च्यूनर्स का काफिला धूल उड़ाता हुआ गुजरता है, तो आज भी जनता को वही फील आती है कि नेताजी आए हैं। लेकिन यहां एक बहुत ही दिलचस्प इत्तेफाक देखिए। जिस रास्ते पर चलकर एम्बेसडर ने अपना साम्राज्य डुबोया था, क्या फॉर्च्यूनर भी अनजाने में उसी राह पर तो नहीं चल पड़ी है? फॉर्च्यूनर की रिलायबिलिटी और इसके भारी भरकम इंजन पर कोई शक नहीं है। ये आज भी ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर लाखों किलोमीटर बिना थके दौड़ सकती है। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की बात करें तो फॉर्च्यूनर भी वही एम्बेसडर वाली गलती दोहराती दिख रही है। 50 से 60 लाख रुपए की इस महंगी गाड़ी में आज भी पेनोरामिक सनरूफ, एडवांस सस्पेंशन, मॉडर्न इंफोटेनमेंट और नेक्स्ट लेवल एडास टेक्नोलॉजी नदारत है, जो आज फॉर्च्यूनर से आधी कीमत वाली गाड़ियों में धड़ल्ले से मिल रही है। आज टोयोटा सिर्फ फॉर्च्यूनर के नाम, उसके भौकाल और इस सेगमेंट में उसकी मोनोपोली के दम पर बिना कोई बड़ा बदलाव किए इसे बेच रही है। ठीक वैसे ही जैसे हिंदुस्तान मोटर्स ने दशकों तक एम्बेसडर के साथ किया था। हिंदुस्तान मोटर्स को भी अपने ब्रांड के सरकारी रुतबे पर घमंड था। उन्होंने कस्टमर्स को फॉर ग्रांटेड लिया और एक दिन उनका साम्राज्य ढह गया। आज फॉर्च्यूनर का रुतबा भी साथ में आसमान पर है। लेकिन अगर इनोवेशन नहीं किया गया तो क्या आने वाले कल में इसका हाल भी एम्बेसडर जैसा होगा? यह बड़ा सवाल है। हालांकि यह टोयोटा है जो वक्त के साथ खुद को बदलना बाखूबी जानती है। जब क्वालिस धड़ल्ले से बिक रही थी तो अपने सबसे शानदार प्रोडक्ट को अचानक से बंद कर टोयोटा ने इनोवा लॉन्च कर दी थी, और जब इनोवा अपने पीक पर पहुंची तो टोयोटा ने मार्केट में फॉर्च्यूनर का तड़का लगा दिया। और अब खबर यह है कि साल 2026 के अंत तक या 2027 की शुरुआत में टोयोटा फॉर्च्यूनर का फेसलिफ्ट वर्जन लेकर आने वाली है। खैर, लौटते हैं अपनी एम्बेसडर पर। भले ही आज देश की सड़कों पर सफेद एम्बेसडर और लाल बत्ती की वो धमक नजर नहीं आती, लेकिन इस कार ने जो विरासत छोड़ी है उसे भारत के इतिहास से मिटाया नहीं जा सकता। ये सिर्फ लोहे और स्टील की मशीन नहीं थी, ये उस उभरते हुए भारत की कहानी थी जो अपने पैरों पर चलना सीख रहा था। ये उन परिवारों की कहानी थी जो रविवार के दिन एक साथ इस कार में बैठकर आइसक्रीम खाने जाया करते थे। जब भी इंडिया के ऑटोमोबाइल इतिहास की किताब लिखी जाएगी तो उसका पहला पन्ना हमेशा एम्बेसडर के नाम से ही शुरू होगा। वक्त चाहे कितनी भी तेजी से बदल जाए, जो गहरी छाप एम्बेसडर ने इस देश के दिल पर छोड़ी है वो कोई और कार शायद ही छोड़ पाए। तो ये थी एम्बेसडर की पूरी कहानी। जैसे किस्सा के इस एपिसोड में लिखा था मेरे साथी रोहित घोरपड़े ने, और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी इरशाद ने। आपको एम्बेसडर की यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। सिर्फ वीडियो देखकर चले मत जाइए। इसके अलावा इस वीडियो को बनाने में मेरे और कई साथियों का योगदान रहता है, तो उनके नाम भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, मिलेंगे किसी और एपिसोड में। मैं हूं भूपेंद्र सोनी, देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।